नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता आज आपको बीए सेकेंड ईयर मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुमायूं बताऊंगी। हुमायूं बाबर का पुत्र और अकबर का पिता था। यह इतिहास में एक बहुत ही ना समझा हुआ व्यक्तित्व है जिसको समझने की ज़रूरत है और इसीलिए आज हम पढ़ेंगे हुमायूं। इस चित्र में आप देख सकते हैं बीच में जो शासक है वो हुमायूं है। हम हुमायूं को 3 प्रकार से समझेंगे। उसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या थी, क्यों थी और किसकी वजह से इतिहास में उसको वह स्थान नहीं मिला है जो उसे मिलना चाहिए। सबसे पहले हम हुमायूं को समझ लें। हुमायूं का जो पीरियड है वो है 15 साल, यानी कि 15 सालों तक उसने भारत पर राज्य किया, 1530 से लेकर 1545 तक। वह बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। उसका जन्म काबुल में हुआ था और उसका पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं था। उसकी माँ का नाम माहिम सुल्ताना था। उसके 3 और भाई थे, कामरान, हिंदल और अस्करी। बाबर ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और उसके बाद वो उस बाबर की मृत्यु के बाद अगला शासक बना। मगर बाबर ने उसे यह भी आदेश दिया था कि वह अपने भाइयों के प्रति रहमदिली दिखाए। 23 वर्ष की उम्र में हुमायूं शासक बना। मगर शासक बनने के बाद हुमायूं को जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ थीं वो बहुत सारी थी। इन प्रारंभिक कठिनाइयों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: आंतरिक कठिनाइयाँ, बाह्य कठिनाइयाँ और उसकी स्वयं की चरित्र की दुर्बलताएं। अब सबसे पहले हम लेते हैं उसकी आंतरिक कठिनाइयाँ, यानी कि वे जो उसको प्राप्त हुई हैं। उसमें सबसे पहला था विश्रंखलित साम्राज्य। बाबर ने हुमायूं के लिए एक विस्तृत साम्राज्य छोड़ा था जो आक्स नदी से लेकर बिहार और हिमालय से लेकर मालवा बुंदेलखंड तक फैला हुआ है। मगर इस साम्राज्य की जो जड़ें थी वो मजबूत नहीं थी। इस व्यवस्था की जड़ें मजबूत करने और भारतीयों का विश्वास प्राप्त करने के लिए बाबर के पास समय नहीं था। तो इसलिए इस विशाल साम्राज्य को युद्ध की परिस्थितियों में तो संगठित रखा जा सकता था, मगर वैसे संगठित शांति के समय में नहीं रखा जाता था और वह एक निर्बल और आधारहीन राज्य छोड़ा था उसने। उसके बाद दूसरी जो उसकी प्रॉब्लम थी वो थी दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। बाबर का विशाल साम्राज्य संगठित नहीं था। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मुझे योग्य व्यक्तियों को दूर परगनों में भेजकर शासन प्रबंध व्यवस्थित करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। उसको स्वयं को भी युद्ध तो लड़ना आता था, मगर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की उसमें योग्यता नहीं थी। उसके द्वारा संपूर्ण साम्राज्य को जागीरों में बांट दिया गया था और वहां नियुक्त गए गवर्नर एक निश्चित भाग केंद्र को देते थे। प्रांतों का प्रबंध ढीला था और सैनिक जागीरों की व्यवस्था से बड़े बड़े सरदार तो शक्तिशाली हो गए थे, मगर वो हुमायूं के अनुसार चलने में इंटरेस्टेड नहीं थे। तीसरा कारण है रिक्त राजकोष। तुजु के बाबरी में बाबर ने बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि 1529 तक सिकंदर और इब्राहिम लोदी का जो कोष उसने जीता था वो पूरा समाप्त हो चुका था और उसके बाद उसे अपने उच्च अधिकारियों पर 30% कर लगाना पड़ता था, क्योंकि उसने जो युद्ध में जो धन प्राप्त किया था उसका अपव्यय किया था। उसने उसको अपने पुत्रों और अमीरों में बांट दिया था। यहाँ तक कि संबंधियों को भी उसने उपहार दिए थे। हेरत, मक्का और मदीना के साधुओं को भी भेंट दिया था और काबुल और बदख्श का हर व्यक्ति को उसने एक एक चांदी का सिक्का भी इनाम में
दिया था। मगर इन सब से हुआ ये कि हुमायूं की कठिनाइयों में उसके आर्थिक संकट का बहुत बड़ा हाथ था, ये कहना है एक मशहूर अंग्रेज़ इतिहासकार रशब्रुक विलियम। इसके बाद एक और कारण जो था वो था उसके सैन्य संगठन का दोष। बाबर ने जो युद्ध लड़े उसमें किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं था। अनेक जातियों से सम्मिलित उसकी सेना थी, जिसमें चगताई, मुगल, ईरानी, अफगान और भारतीय थे, और इनमें किसी भी प्रकार का मेल मिलाप नहीं था, इनमें आपसी में दोष था। इसके अलावा हुमायूं के जो भाई और संबंधी थे, चाहे वो हिंदाल हो, चाहे अस्करी हो, चाहे कमरान हो, उसने सबको अलग अलग गवर्नरशिप दी थी। जैसे फॉर एग्जांपल कमरान को काबुल की दी थी और अस्करी को घाघरा की लड़ाई में लड़ा था। और मगर प्रॉब्लम ये थी कि चाहे वो हो, चाहे मोहम्मद जमान मिर्ज़ा, मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा, मेहंदी ख्वाजा, इन लोगों ने किसी ने भी हुमायूं का साथ नहीं दिया। इसके बाद अब हम देखते हैं उसकी बाहरी कठिनाइयाँ, यानी कि आंतरिक कठिनाइयों तो हमने देख लिया, रिक्त राजकोष, सैन्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था में दोष, सैन्य संगठन में दोष, हुमायूं के उसके भाई और संबंधी। अब हम आते हैं बाह्य कठिनाइयों में। बाह्य कठिनाइयों में सबसे पहले हमें समझना है कि उसके कट्टर दुश्मन थे अफ़गान, क्योंकि अफ़गानों को ही बाबर ने पराजित किया था। इब्राहिम लोदी एक अफ़गान था जिसे पानीपत के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। महमूद लोदी अब दिल्ली का शासक बनना चाहता था, जो कि इब्राहिम का ही भाई था। इसके अलावा शेर खान अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता था, और बंगाल का नुसरत शाह भी अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता था। गुजरात में बहादुर शाह था, वो भी अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता था। और इस कारण हम देखते हैं कि अफ़गानों ने बहुत प्रॉब्लम करी थी हुमायूं के लिए। अब तीसरा आता है उसकी चारित्रिक दिक्कतें, यानी चरित्र से भी हुमायूं जो था वो बहुत योग्य नहीं था। बौद्धिक योग्यता और साहित्य के प्रति अभिरुचि होते हुए भी दुर्भाग्यवश हुमायूं में अनेक ऐसी चारित्रिक दुर्बलताएं थीं जिसकी वजह से वह स्वयं अपने लिए समस्या बन गया था। पहला है आलस्य और उत्तरदायित्वहीनता। उसके बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा में शिकायत में लिखा है कि भारत के अंतिम आक्रमण के समय हुमायूं समय पर नहीं पहुंचा। गुजरात के अभियान के समय उसका सारंगपुर रुकना, गुजरात के विद्रोह के समय निकट होने पर भी उसके द्वारा अस्करी की सहायता न करना, गुजरात अभियान से लौटकर तुरंत शेरशाह के विरुद्ध कार्यवाही न करके आगरे में व्यर्थ समय नष्ट करना, चौसा तथा कन्नौज के युद्ध के समय युद्ध की प्रतीक्षा करना। ऐसी कई घटनाएं हुई जो ये बताती हैं कि उसमें आलस्य और उत्तरदायित्वहीनता थी। दूसरी जो उसकी चारित्रिक दुर्बलता थी वह यह थी कि वह अंधविश्वास में विश्वास करता था। बिना शगुन के वो कहीं निकलता नहीं था। आवश्यक कार्य अच्छे नक्षत्र में ही करता था। मंत्रों और जादू टोने में विश्वास करता था। इसकी वजह से वह आत्मनिर्भर नहीं बन पाया। तीसरी जो उसकी प्रॉब्लम थी वो थी शत्रुओं की शक्ति का वो ठीक से मूल्यांकन या निर्णय नहीं कर पाता था। गुजरात के बहादुर शाह और शेर खान की शक्ति का अनुमान वह नहीं लगा सका। उसके निकट के लोग उसे धोखा देते रहे और फिर भी वो उसे क्षमा करता रहा। तो मूल्यांकन करने में, जजमेंट में उसकी प्रॉब्लम थी। और लास्ट है चारित्रिक बल और संकल्प शक्ति का अभाव। लेलपुल एक इतिहासकार है, उन्होंने लिखा है, हुमायूं में सब मानवीय गुण थे परंतु डटकर प्रयत्न करना उसकी शक्ति से बाहर था। विजय प्राप्ति के थोड़े समय बाद ही वह अपने हरम में जाकर आनंद में पड़ा रहता और अपने समय को अफीमची के सपनों की दुनिया में नष्ट करता था, जबकि उसके शत्रुओं की गर्जन द्वार पर सुनाई देती थी।
स्वभाव से ही दयालु होने के कारण जहाँ उसे दंड देना चाहिए था वहाँ वह क्षमादान कर देता था। नम्र स्वभाव व मिलनसार होने के कारण वह ऐसे नाजुक वक्त भी खाने पीने में मौज करता नजर आता था, जबकि उस समय उसे युद्ध क्षेत्र में रहना होना चाहिए था। इस प्रकार हुमायूं अपने ही लिए समस्या बनकर बैठ गया और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध